हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसमें 100 क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस सेट में, तो मैंने 50 क्वेश्चन पिछले क्लास में करा दिया। अगर वो आपने नहीं देखा तो उसे भी आप देख लेना। आज हम 51 से करने वाले हैं। और मेरे चैनल पे आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटनर से कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन कराई जा रही है। जो आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, या अदरवाइज कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें भी जीएस का पार्ट होगा, उसमें भी आपको हेल्प करने वाला है। और फिर मैं साथ ही साथ अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एमसीक्यू सीरीज भी लेके आ रही हूँ, उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का प्राचीनतम स्वरूप कैसा था? ऑप्शन ए है नौकरशाही, ऑप्शन बी है कुलीन तंत्र, ऑप्शन सी है लोकतंत्र, ऑप्शन डी है राजतंत्र। तो हमें सबको पता है कि पहले राजतंत्र था, राजा का शासन हुआ करता था 70। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का अभिप्राय क्या है? संवैधानिक सरकार का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए अधिनायकवादी सरकार से, साम्यवादी सरकार से, फांसीवादी सरकार से, या सीमित सरकार से। तो संवैधानिक सरकार का तात्पर्य होता है सीमित सरकार से। जो संविधान में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसी के हिसाब से सरकार चलती है, तो उसको सीमित सरकार कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? तो विधि का शासन है, शक्ति का पृथक्करण है, व्यक्ति की सर्वोच्चता है, सीमित सरकार है। तो ये कौन सी विशेषता नहीं पूछा जा रहा है? आप इस बात पे हमेशा गौर करना कि क्या सही पूछा जा रहा है या क्या गलत पूछा जा रहा है। हमें 50, हाँ तो क्वेश्चन 53 है ना। तो इसमें क्या हो जाए, व्यक्ति की सर्वोच्चता, ऐसा तो नहीं है संविधानवाद में विधि का शासन होता है, शक्ति का पृथक्करण होता है कि हर कोई को विधायिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका सबको अलग अलग कार्य विभाजित होते हैं, तो शक्ति का पृथक्करण भी होता है। सीमित सरकार होती है क्योंकि उसी नियम कानून के हिसाब से सरकार चलती है। तो इसमें पूछा जाए कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये व्यक्ति की सर्वोच्चता वो विशेषता नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर संविधान का गुण नहीं है? पहला है, यह आपातकाल में लाभदायक है, यह पवित्र संविधान है, इसमें अधिनायकवाद की संभावनाएं कम रहती है, यह संविधान अस्थायी होती है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन कठोर संविधान का गुण नहीं है? कठोर संविधान का, तो ये आपातकाल में लाभदायक होती है, यह पवित्र संविधान, गुण नहीं पूछा जा रहा। ठीक है, इस बात पे आप गौर करेंगे। तो देखो, ये पवित्र संविधान ऐसा कुछ नहीं है, बाकी इसमें अधिनायकवाद की संभावना कम रहती है, ये संविधान अस्थायी होती है, ये आपातकाल में लाभदायक होती है, सारे गुण है। कौन सा नहीं है? तो ये पवित्र, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 55, अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति। तो अध्यक्षात्मक शासन में जो राष्ट्रपति होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए है केवल राज्य का प्रधान होता है, ऑप्शन बी है केवल सरकार का प्रधान होता, ऑप्शन सी है सरकार तथा राज्य किसी का प्रधान नहीं होता, डी है सरकार और राज्य दोनों का प्रधान होता है। तो 55 का हो जाएगा, ये राज्य, सरकार और राज्य दोनों का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, संसदीय सरकार का अर्थ है। तो संसदीय सरकार का क्या अर्थ है? संसद द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, बी है नौकरशाही की सरकार, सी है वह सरकार जिसमें मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, डी है न्यायपालिका द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। तो 56 का होगा, वह सरकार जिसमें मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है वो होता है संसदीय सरकार। अगला है, संसदीय सरकार अधिक लोकतांत्रिक होती है क्योंकि, क्यों होती है अधिक? इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, इसमें सरकार प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, इसमें जनमत की उपेक्षा करने पर सरकार को हटाया जा सकता है, इसमें राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 57। तो इसमें होता है, इसमें जनमत की इसमें जनमत की उपेक्षा करने पर सरकार को हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी।
अगला है अध्यक्षात्मक शासन में मंत्रिपरिषद के सदस्य। अध्यक्षात्मक शासन में मंत्रिपरिषद के सदस्य विधानमंडल के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानमंडल के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति के प्रति। अगला क्वेश्चन नंबर 59, संघात्मक राज्यों में स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। तो संघात्मक राज्यों में स्वतंत्र न्यायपालिका, तो यह केंद्र और राज्य के मध्य झगड़ों का निपटारा करने के लिए, ऑप्शन डी। अगला है संविधान की सर्वोच्चता आवश्यक है। तो संविधान की जो सर्वोच्चता है आवश्यक है संघनात्मक शासन में, एकात्मक में, संसदीय में और हर प्रकार के संवैधानिक शासन में। तो यह संघात्मक शासन में, ऑप्शन ए। सरकारों का एकात्मक तथा संघात्मक में वर्गीकरण का क्या आधार है? सरकारों का एकात्मक तथा संघात्मक में वर्गीकरण का क्या आधार है? तो क्या आधार है? तो केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, ऑप्शन बी। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, ऑप्शन बी। एकात्मक सरकार की आलोचना की जाती है, क्योंकि एकात्मक सरकार की आलोचना की जाती है, इसका संविधान अलिखित होता है, इसका संविधान परिवर्तनशील होता है, न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार नहीं होता है, केंद्र की निरंकुशता पाई जाती है। तो केंद्र की निरंकुशता पाई जाती है, ऑप्शन डी। अगला निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय सरकारी निकाय नहीं करते? देखो, स्वास्थ्य एवं सफाई, मतलब ये पंचायती राज और नगर पालिका की बात। देखो, स्वास्थ्य एवं सफाई का कार्य करता है, सड़क एवं पुल का निर्माण, जन्म और मृत्यु का पंजी नहीं करता। तो शांति व्यवस्था की स्थापना 63 का ये, ऑप्शन बी। यह किसने कहा कि किसी देश में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सकती है, परंतु स्थानीय संस्थाओं के अभाव में स्वतंत्रता की भावना का विकास नहीं हो सकता? ठीक है, ये किसने कहे थे? तो ये कहते हैं डी टॉकविले। क्या, एक बार मैं फिर से कोटेशन बोलती हूँ। किसी देश में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सकती है, परंतु स्थानीय संस्थाओं के अभाव में स्वतंत्रता की भावना का विकास नहीं हो सकता। अगला 65, निम्नलिखित में से किस देश में राज्य स्थानीय सरकारी निकाय पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है? तो न्यूनतम नियंत्रण रखता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हाल के वर्षों में स्थानीय निकायों पर राज्य का नियंत्रण, ऑप्शन बी पर्याप्त रूप से घटा है, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक को लिखा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल माई एक्सप्लेन विद ट्रूथ, ये इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, बाकी की तरह से नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश इसलिए बन सका क्योंकि, क्यों बना ये पूछा जा रहा है। ठीक है, भारत के लोगों में जो एकता का अभाव था उसी के कारण ऐसा हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी, ऑप्शन ए है आज़ाद हिंद फौज की, ऑप्शन बी है बानर सेना की, ऑप्शन सी है थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ऑप्शन डी है आर्य समाज की। तो 69 का है ए आज़ाद हिंद फौज की। अगला है 1922 में यह घोषणा किसने की थी कि भारतवासी स्वयं अपने राजनीतिक भाग्य का निर्धारण करेंगे? 1922 में यह घोषणा किसने की थी कि भारतवासी स्वयं अपने राजनीतिक भाग्य का निर्धारण करेंगे? तो 70 का है महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। अगला, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितनी होनी चाहिए? तो 389, ऑप्शन नंबर। ये सब काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको इसको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए रखना होगा, क्योंकि आजकल एग्जाम में बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि बड़े बड़े जैसे एग्जाम है, जैसे यूजीसी नेट टाइप के एग्जाम है, उसमें भी आजकल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आजकल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को सही करने का एक ही तरीका है कि आप उसको मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन कीजिए। आगे, भारत में अंग्रेजी शासन का सबसे अधिक बुरा परिणाम क्या हुआ?
तो सबसे अधिक जो इसका बुरा परिणाम हुआ था वो हुआ था राजनीतिक पराधीनता तथा आर्थिक शोषण, यही हुआ था अंग्रेजी भाषा का प्रसार। तो ये तो अच्छी बात है, इससे कोई बुरी बात नहीं कर। पोशाक भी ऐसा कुछ नहीं, भारत में भारतीय ईसाई का धर्म का सीखे, तो सबसे ज़्यादा जो बोला जाएगा ये सब का प्रभाव तो हुआ था, बट सबसे ज़्यादा बुरा परिणाम क्या हुआ वो बोला, मतलब ये ऑप्शन में ये हम करेंगे। न्यायाधीशों का कार्य है, न्यायाधीश का क्या कार्य है? तो न्यायाधीश का कार्य है विधि की व्याख्या करना, ऑप्शन बी। सेवेंटी फोर, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कठोर, पूर्ण रूप से लचीला, कठोर और लचीला दोनों, न कठोर और न लचीला। तो 74 का हो जाएगा सी, न कठोर और न लचीला। हमारा संविधान, जैसे हमारे कुछ जो संशोधन है वो बहुत आसानी तरीके से होते हैं, कुछ में थोड़ा, तो हमारे जो संविधान, जैसे अमेरिका का संविधान पूछा जाए तो बहुत कठोर है, उसमें संवैधानिक संशोधन करना काफ़ी वो है, मुश्किल है। बट यहाँ हमारा संविधान में मतलब लचीला और कठोर है, क्योंकि अलग अलग संशोधन के लिए अलग अलग है कि किसी में आपको आधा 2/3 बहुमत दोनों सदनों का, राज्य का विशेष समर्थन चाहिए, किसी में सिर्फ साधारण विधेयक जैसे पास होता उसी तरीके दोनों सदनों से हो जाएगा। तो इसी तरीके हमारे संविधान को लचीला और कठोर दोनों है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? लोकतंत्रात्मक सरकार, बिल्कुल। अध्यक्षात्मक सरकार, संघात्मक और गणतंत्रात्मक। तो हमारा अध्यक्षात्मक तो नहीं है, तो आप ये इतनी बार इतना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये तो आराम से आप कर सकते थे। अगला है भारत का संविधान, तो क्या संघात्मक नहीं है, एकात्मक है, न तो एकात्मक है और न ही संघात्मक है। देखो अब इसमें क्या है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अप्रोप्रिएट आंसर, जो सब इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा बेटर है। देखो एकात्मक और संघात्मक दोनों का सुखद सम्मिश्रण, क्योंकि हमारा कुछ भाग में एकात्मक में भी है और कुछ है संघात्मक भी है, तो यही इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। भारत में 77 का है, भारत में केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली, सबको पता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस प्रकार के मौलिक अधिकार पर अधिक बल दिया गया है? तो हमारे जो मौलिक, तो राजनीतिक और सामाजिक पे ज़्यादा दिया, क्योंकि आर्थिक तो हमारा दिया ही नहीं गया फंडामेंटल राइट्स में, उसको विधिक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत के संविधान में दिए गए मूल कर्तव्य सभी व्यक्तियों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए है, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। तो जो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी है वो व्यक्तियों के लिए नहीं है, हमारे जो नागरिक है, इंडिया की जो सिटीजन है उनके लिए, सभी नागरिकों के लिए। सभी व्यक्ति हो जाता तो विदेशी जो आते हैं उनके लिए होता, नहीं सिर्फ नागरिकों के लिए। अगला है, निम्नलिखित में कौन मूल कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता तथा अखंडता की रक्षा करना, अपने धर्म का पालन करना, सार्वजनिक क्या नहीं है पूछा जा रहा है ना, तो ये अपने धर्म का पालन करना ये नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या था? तो भारत में जब ये सम्मिलित किया गया था, उसके सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 81 हो गया। 82 क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य कितने वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो हमें सबको पता है 14 वर्ष से तक के बच्चों को, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ठीक है? मौलिक अधिकार न्याय योग्य नहीं है, नहीं ठीक पूछा जा रहा है, ठीक है। ये तो नहीं न्याय योग्य है, राजनीति न्याय योग्य नहीं, मौलिक अधिकार राजनीति दोनों समान रूप से न्याय योग्य नहीं, नहीं मौलिक अधिकार न्याय योग्य, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, भारत का उपराष्ट्रपति, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तथा नामांकित सदस्य होते हैं, ऑप्शन डी। भारत में संसद के सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो किसकी देखरेख में होता है? तो निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो 87 का ए राज्य का प्रधान है।
अगला 88, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो हटाने की जो प्रक्रिया है वो है आपका संसद के द्वारा महाभियोग, संसद के द्वारा महाभियोग द्वारा। अगला है, क्या भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसके नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा न की गई? तो 89 का हो जाएगा नहीं कर सकता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है 89 हो गया। 90, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किससे मिलती है? तो भारत के जो राष्ट्रपति की है वो है ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्ञी से, यानी उनके सम्राट से मिलती है। भारतीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, तो भारत की जो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी। भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो समकक्षों में प्रथम हो, क्योंकि सारे मंत्री सारे जो चुन के जाते उन्हीं में से एक को चुना जाता, तो समकक्ष एक जैसे में सर्वप्रथम, इसलिए ये वर्ड यूज किया जाता है, समकक्षों में सर्वप्रथम। अगला, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है, ऑप्शन सी। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को है, ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति होने की उम्र क्या है? तो उनकी सेवानिवृत्ति होने की उम्र 65 वर्ष है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा कथन ठीक है? तो निम्नलिखित में तो अमेरिका का संघ भारतीय संघ से अधिक संघात्मक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा कथन ठीक है? तो एक एक हम पढ़ते, देखो, अमेरिका की सीनेट तथा भारत की राज्यसभा दोनों में राज्यों का समान नहीं, भारत में तो समान प्रतिनिधि नहीं है। अमेरिका का सीनेट में राज्यों को समान तथा भारत में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलता है, नहीं, असमान तो नहीं है, अमेरिका में समान है, यहाँ समान नहीं है, तो इसका सबसे आंसर है डी, अमेरिका का सीनेट राज्यों के समान प्रतिनिधि जबकि भारत में राज्यों का असमान प्रतिनिधि होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? कौन सा कथन ठीक पूछा जा रहा है? तो सोवियत संघ में राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार है, ऑप्शन डी। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था, तो भारत की जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 100 क्वेश्चंस जो सेट में थे आज कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी अगला। तो ठीक है, अगर किसी वजह से ये आपको चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जब सब्सक्राइब करें तो जरूर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उसको देख सको। और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, फैमिली फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे होंगे, उन तक मेरी वीडियो पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।